हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप सब लोग वहाँ पे ठीक होंगे। आप सब लोग बोर्ड का प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, वेलकम टू माय फिजिक्स चैनल मास्टर फिजिक्स। आज के क्लास में हम लोग हीट जो जनरेट होता है रजिस्टर में, कंडक्टर में, वो हम पढ़ने जाएंगे। ठीक है, यानी इनडायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम पढ़ने जा रहे हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को जूल्स लॉ भी हम बोलते हैं। दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द बोर्ड एग्जाम। इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, केस स्टडी में क्वेश्चन बन सकते हैं, या फिर न्यूमेरिकल्स वगैरह इसमें से आ सकते हैं, या फिर सीधा सीधा आपको थ्योरी क्वेश्चन पूछ देगा, व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, राइट इट्स एप्लीकेशन। तो आप रेडी हो पढ़ने के लिए। साथ में हम लोग सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का भी यहाँ पे कुछ डेरिवेशंस करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल उस पर करेंगे। ठीक है, तो आप रेडी हो? ओके, चलो स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो, ऐसे कंडक्टर जिसके रेजिस्टेंस ज़्यादा होते हैं, ऐसे कंडक्टर जिनके रेजिस्टेंस ज़्यादा होते हैं, बेसिकली जब उसमें से हम करंट पास करते हो तो हीट डेवलप होता है उसमें बहुत सारा। जैसे टंगस्टन वायर हो गया, उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, जब उसमें से मैं करंट पास करूँ तो हीट जनरेट होता है बहुत ज़्यादा। टंगस्टन वायर जो होता है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट भी होता है बहुत ज़्यादा होता है, अराउंड 3500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो उसमें जब करंट पास करेंगे ना तो उसमें बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है, और वही हीट ना लाइट के फॉर्म में बाहर निकलती है, इसलिए हम लोग को इलेक्ट्रिक लैंप में यूज़ करते हैं उसको, टंगस्टन वायर को। तो ऐसे कंडक्टर जिनके रेजिस्टेंस ज़्यादा होते हैं, उसमें से जब मैं करंट पास करूँ तो उसमें हीट जनरेट होगा, और वो हीट जो होगा वो करंट पे डिपेंड करेगा, रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा उसका, और टाइम पे डिपेंड करेगा कितने टाइम तक मैं पास कर रहा हूँ। देखो, बहुत सारे डिवाइसेस हमारे घर में होते हैं जिसमें हम करंट पास करते हैं ना तो हीट जनरेट होता है बहुत देर तक जब यूज़ करते हैं उसको। तो एक तरह से बोल सकते हैं कि टाइम पे भी डिपेंड करता है कितना हीट उसमें डेवलप होगा। हम जब अप्लाइंसेस वगैरह जो नॉर्मली हम मोबाइल फ़ोन भी यूज़ करते हैं तो वो भी हीट हो जाता है एक टाइम के बाद। इसका मतलब होता है कि जो हीट जनरेट हो रहा है कंडक्टर में वो टाइम पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, चलो फिर लिखते हैं। जो हीट जनरेट हो रहा है कंडक्टर के अंदर वो किस पे डिपेंड कर रहा है? करंट पे। यहाँ पे स्क्वायर ऑफ करंट होगा। जो हीट जनरेट हो रहा है कंडक्टर में वो किस पे डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस पे भी। और जो हीट जनरेट हो रहा है कंडक्टर में वो किस पे डिपेंड करता है? टाइम पे भी। इसको ही हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या फिर जूल्स लॉ बोलते हैं। तो स्टेटमेंट क्या लिखोगे? द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में भी डिफाइंड एज, और जूल्स लॉ में भी डिफाइंड एज, द हीट जनरेटेड इन द कंडक्टर और रजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट, प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस एंड प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच इट इज ऑपरेटेड। इक्वेशन 1 ले लो इसको, इक्वेशन 2 ले लो इसको, इक्वेशन 3 ले लो इसको। तीनों को मैं कंबाइन कर देता हूँ। कंबाइनिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तीनों को अगर मैं कंबाइन कर दूँ मुझे कुछ इक्वेशन मिलेगा। आई स्क्वायर आर टी, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दो, एक कांस्टेंट आ जाएगा, कांस्टेंट को 1 ले लो तो मुझे आई स्क्वायर आर टी वैल्यू मिल जाएगा। मुझे हीट कितना जनरेट हो रहा है कंडक्टर में उसका फॉर्मूला मिल गया। हीट को एनर्जी भी बोल सकते हैं, कितना एनर्जी डिसिपेट हुआ है, कितना एनर्जी रिलीज हुआ है बाहर। ठीक है, वो मैं यहाँ पे फाइंड कर सकता हूँ। तो हीट का फॉर्मूला आ गया, हीट इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। देखो, बाय ओम्स लॉ इसको एक और फॉर्म में लिख सकते हैं। बाय ओम्स लॉ इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एच इक्वल टू आई इंटू आई आर टी। आई आर टी, आई आर को मैं लिख सकता हूँ वी, क्योंकि ओम्स लॉ होता है वी इक्वल टू आई आर। तो यहाँ पे v इक्वल टू आई आर की जगह v लिख देता हूँ, आई वी टी फॉर्मूला ना, या फिर ऐसे लिख सकता हूँ वी आई टी। एक और फार्मूला मिलेगा हीट का। ये फार्मूला कब लगाओगे? जब आई आर टी दिया रहेगा, और ये फार्मूला कब लगेगा? जो वी आई टी दिया रहेगा। ठीक है, ये जूल्स लॉ आपका हो गया। एप्लीकेशन कौन से जो जूल्स लॉ पे काम करते हैं? ऐसे कौन से अप्लायंसेस हमारे घर में जो जूल्स लॉ पे काम करते हैं? बहुत सारे हैं ऐसे अप्लायंसेस जो हीट प्रोड्यूस करते हैं, वो जूल्स लॉ पे काम करते हैं, क्योंकि इसमें हमको हीट चाहिए। जैसे इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, इलेक्ट्रिक आयरन के अंदर कॉइल होता है, ठीक है, जो नाइक्रोम के बने होते हैं। ठीक है, नाइक्रोम जो होता है उनका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। नाइक्रोम वायर्स बेसिकली जो होते हैं उनका रेजिस्टेंस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, जब उसमें से हम करंट पास करते हैं, कॉइल होता है, वो कॉइलिंग होता है, उसमें से करंट पास करते हो तो हीट जनरेट होता है उसमें। ठीक है, वो हीट हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक आयरन में, आपको पता है। गीज़र वगैरह हो गया, उसके अंदर भी कॉइल होते हैं नाइक्रोम के। हीटर वगैरह हो गया, जिसमें से हम करंट पास करते हो तो हीट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, टंगस्टन लैंप हो गया आपका, टंगस्टन का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, हीट पास किया तो करंट पास किया तो हीट जनरेट होता है, वो भी हीटिंग इफेक्ट पे ही काम करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक अवन हो गया आपका, इलेक्ट्रिक फर्नेस हो गया आपका। ठीक है, बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस जो हीट प्रोड्यूस करते हैं, उसमें हम लोग ये यूज़ करते हैं एप्लीकेशन। ठीक है, ये एप्लीकेशन प्रिंसिपल वहाँ पे यूज़ होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक आयरन लिख देता हूँ यहाँ पे, इलेक्ट्रिक गीज़र,
इलेक्ट्रिक अवन ना, इलेक्ट्रिक फर्नेस, ठीक है, एक्सेट्रा। इलेक्ट्रिक लैम्प भी यूज कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि वाई टंगस्टन फिलामेंट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब। क्वेश्चन ऐसा आता है, वाई टंगस्टन फिलामेंट यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब में टंगस्टन फिलामेंट क्यों यूज करते, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसके अंदर टंगस्टन फिलामेंट यूज करते हैं। मैं बल्ब बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। बल्ब होता है, उसमें से टंगस्टन फिलामेंट होता है ऐसा कुछ। इसमें से जब करंट पास करते हैं तो ये ग्लो होता है। एक्चुअली वो हीट डेवलप होता है, वो हीट इतना ज़्यादा होता है ना, लाइट का फॉर्म ले लेता है वो। और जो ये वायर होता है, ये वाला टंगस्टन वायर होता है, किससे बना होता है, टंगस्टन का बना होता है ये एक तरह का एप्लीकेशन हीटिंग इफेक्ट का बता रहा हूँ मैं। क्वेश्चन आया था भाई टंगस्टन फिलामेंट यूज इन इलेक्ट्रिक बल्ब, तो आपको आंसर ये लिखना है सबसे पहले कि जो टंगस्टन होता है उसका रेजिस्टिविटी बहुत हाई होता है, बहुत ज़्यादा होता है। और रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो क्या होगा, हीट भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। तो इसका रेजिस्टिविटी सबसे पहले इसका रेजिस्टिविटी बहुत हाई होता है टंगस्टन का, इसलिए टंगस्टन यूज़ करते हैं। दूसरा रीज़न ये है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, अराउंड 3500 डिग्री सेल्सियस, जो जल्दी मेल्ट भी नहीं होता है इतना हीट प्रोड्यूस होने के बाद भी, इसलिए हम लोग टंगस्टन फिलामेंट यूज़ करते हैं। समझ में आ गया। सो व्हाई टंगस्टन फिलामेंट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक लैंप, आपको लिखना है बिकॉज द रेजिस्टिविटी ऑफ टंगस्टन इज वेरी वेरी हाई, and when the current passes through it, because of high resistivity, it produces high amount of heat, and that converts into the light energy. Second, its melting point is very very high, that is approximately equal to 3500 degrees Celsius. That's why it doesn't get melt easily on that high temperature. That's why tungsten filament is used in electric lamp, ठीक है। एक और इसका मस्त एप्लीकेशन है, फेमस एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फ्यूज। इसको इलेक्ट्रिक फ्यूज के अंदर भी यूज करते हैं हम लोग। फ्यूज यूज करते हैं, पता है फ्यूज, आपने सुना होगा नाम फ्यूज। फ्यूज उड़ गया। फ्यूज उड़ना अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है एक तरह से हमारे लिए फ्यूज उड़ना। अच्छा, बार बार फ्यूज उड़ना भी अच्छा नहीं है। फ्यूज उड़ता क्यों है, फ्यूज खराब क्यों होता है, क्यों होता है ऐसा? देखो, फ्यूज एक तरह का, सबसे पहले हम लोग को फ्यूज होता क्या है वो समझना है। फ्यूज एक तरह का सेफ्टी डिवाइस होता है हमारे अप्लायंसेस में। एक तरह का बोलते हैं ना, एक हम लोग, हमारा गार्ड होता है एक तरह से, वो हमको सेफ्टी देता है, सिक्योरिटी गार्ड होता है एक तरह से। जैसे हमारे बिल्डिंग में सिक्योरिटी गार्ड होता है ना, वो बाहर से आने वाले लोगों को रोकता है, भाई तू रुक, अंदर नहीं जा सकता अननोन है। वैसे ये भी रोकता है बाहर से आने वाले करंट को, लार्ज अमाउंट ऑफ करंट को, एक्स्ट्रा करंट को। कभी कभी सर्किट में एक्स्ट्रा करंट फ्लो होने लगता है। अब एक्स्ट्रा करंट सर्किट में क्यों फ्लो होता है? ओवरलोडिंग से या फिर शॉर्ट सर्किट से। शॉर्ट सर्किट जैसे न्यूट्रल और लाइव वायर दोनों कांटेक्ट में आ गए तो करंट शॉर्टकट पाथ लेने लगता है, उसको शॉर्ट सर्किट बोलते हैं, और उससे करंट का डिमांड सर्किट में बढ़ जाता है। और वही लार्ज अमाउंट ऑफ करंट को रोकता है वो सर्किट में फ्लो होने के लिए, कौन? हमारा फ्यूज। ओवरलोडिंग के टाइम भी यही होता है। हम बहुत सारे अप्लायंसेज एक साथ ऑपरेट जब करते हैं तो करंट की डिमांड सर्किट में बढ़ जाती है, एक्स्ट्रा करंट फ्लो होने लगता है, लार्ज करंट फ्लो होने लगता है। वो लार्ज करंट को रोकता है इलेक्ट्रिक फ्यूज, खुद शहीद होके। जैसे हमारे सोल्जर्स होते हैं बॉर्डर पे, हमको प्रोटेक्ट करते हैं, खुद शहीद हो जाते हैं, सैल्यूट टू देम। वैसे ही हमारा इलेक्ट्रिक फ्यूज भी खुद शहीद हो जाता है। शहीद होने का मतलब ये नहीं कि मर जाता है वो, शहीद होने का मतलब ये है कि एक लो मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल से बना होता है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है। कॉन्स्टेंटाइन एंड मैंगनीन का बना होता है, बहुत ही कम मेल्टिंग पॉइंट इसका होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस भी इसका बहुत लो होता है। जब इसमें से करंट पास होता है तो ड्यू टू इट्स लो मेल्टिंग पॉइंट प्रॉपर्टी ये मेल्ट हो जाता है, और जब मेल्ट हो जाएगा तो सर्किट को ही ब्रेक कर देगा। अब मेल्ट क्यों होगा? क्योंकि करंट भाई हाई फ्लो हो रहा है और साथ में इसका मेल्टिंग पॉइंट भी लो है, और जब ज्यादा करंट फ्लो होगा तो हीट बढ़ेगा, हीटिंग इफेक्ट होगा, और हीटिंग इफेक्ट होगा तो ये मेल्ट हो जाएगा फ्यूज का वायर। फ्यूज वायर एक्चुअली मेन होता है इसमें, और दिस इज हाउ इट कट्स द सप्लाई ऑफ करंट। आगे करंट फ्लो ही नहीं होता है अप्लायंसेस में, और हमारा अप्लायंसेस सेफ रहता है, फिर सेव हो जाता है लार्ज करंट से, बोलते हैं ना, डैमेज होने से। तो लार्ज करंट फ्लो ना हो हमारे अप्लायंसेस में, हमारा अप्लायंसेस सेफ रहे, इसलिए इलेक्ट्रिक फ्यूज यूज करता है। और वो भी कौन से एप्लीकेशन पे, वो भी किस पे वर्क करता है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज के अंदर क्या होता है? लो मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल और लो मेल्टिंग पॉइंट वायर, ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस भी क्या होता है? लो रेजिस्टेंस। लो रेजिस्टेंस होगा तभी तो करंट फ्लो होने देगा।
और it melts when large current flow through it or extra current flows through it. एंड इट ब्रेक्स द इलेक्ट्रिक सप्लाई। ऐसे हमको प्रोटेक्ट करता है, एक तरह से गार्ड की तरह, एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करता है। ठीक है, समझ में आएगा। इलेक्ट्रिक फ्यूज, ये भी क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज व्हाई इलेक्ट्रिक फ्यूज यूज इन द इलेक्ट्रिक सर्किट, आपको ये रीजंस लिखने हैं। समझ में आ गया सबको ये टॉपिक, कोई डाउट? बहुत बढ़िया। कुछ कॉपी करना इंपॉर्टेंट पॉइंट आप कर सकते हो, पॉज करके कॉपी कर लो। बहुत बढ़िया, चलिए आगे का टॉपिक पढ़ते हैं, रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल। देखो रेजिस्टेंस जो होते हैं ना, वो हमारे सर्किट में दो तरीके से कंबाइन करते हैं, दो तरीके से उनको जोड़ा जाता है, दो तरीके से कंबाइन करते हैं। पहला होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। आई एम श्योर कि सीरीज पैरेलल में से क्वेश्चन आ सकता है, आपको सीधा सीधा डेरिवेशन भी पूछता है, बहुत बार डेरिवेशन पूछा हुआ है सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन का। इफेक्टिव रेजिस्टेंस का डेरिवेशन बताइए। इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो सीरीज का होता है वो सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस होता है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो पैरेलल का होता है वो रेसिप्रोकल होता है इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का। उसका ऐसे डेरिवेशन आ सकता है आपको रेजिस्टेंस पे। सबसे पहले आपको ये पता करना है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस जरूरी क्यों है। देखो आपको सर्किट में कभी कभी रेजिस्टेंस बढ़ाना होता है, कभी कभी रेजिस्टेंस को कम करना रहता है। रेजिस्टेंस को जब आपको बढ़ाना है तो आप सीरीज में कनेक्ट करते हो, और जब रेजिस्टेंस को कम करना है सर्किट में तो हम उसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। अब हमारे घर में कौन सा कॉम्बिनेशन होता है सीरीज के पैरेलल? जो हमारा हाउस होल्ड सर्किट होता है, मतलब घर का सर्किट जो होता है वो पैरेलली कंबाइन होता है। सर ऐसा क्यों, पैरेलली क्यों कंबाइन होता है? देखो सबसे पहला रीज़न ये है कि हमारे घर में हमको रेजिस्टेंस कम प्रोड्यूस करवाना है, हमको कम रेजिस्टेंस चाहिए। अरे भाई कम रेजिस्टेंस होगा तभी तो ज़्यादा करंट फ्लो होगा हमारे घर में, और रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा ज़्यादा हीट भी प्रोड्यूस होगा ना, दैट इज डिसएडवांटेज है ना एक तरीका। तो हमको रेजिस्टेंस ऑब्वियसली कम करना पड़ेगा, नहीं तो हीटिंग इफेक्ट होगा, वायर ऐसे ही भाई हमारे गर्म हो जाएंगे, हीट हो जाएगा वायर, वायर हीट हो जाएगा तो ऊपर का इंसुलेशन निकल जाएगा, आए दिन आपका शॉर्ट सर्किट होने लगेगा ना, आपके डिवाइसेस सारे हीट होने लगेंगे बहुत ज़्यादा। तो हमारे घर में सबसे पहले रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, सबसे पहला रीज़न ये है कि रेजिस्टेंस कम करना है, इसलिए पैरेलल में कंबाइन होते हैं। दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन इसलिए होता है हमारे घर का हाउस होल्ड सर्किट कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसमें जो करंट होता है हर एक डिवाइसेस को उनके रेटिंग के हिसाब से पास होता है। जैसे हमारे घर में हाई पावर रेटिंग का अप्लायंसेस है, उसको ज़्यादा करंट की ज़रूरत होती है तो उसमें ज़्यादा करंट फ्लो होगा। कुछ अप्लायंसेस जिसके रेटिंग बहुत कम होते हैं, पावर रेटिंग, उसको कम करंट जाता है, मतलब उनके रेटिंग के हिसाब से, पावर रेटिंग के हिसाब से करंट फ्लो होता है। हर एक अप्लायंसेस को डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट मिलता है। और तीसरा एडवांटेज पैरेलल कॉम्बिनेशन का ये है कि सारे अप्लायंसेस को सेम वोल्टेज मिलता है, 220 वोल्ट। सीरीज में ये नहीं होता है, सीरीज में वोल्टेज डिवाइड हो जाता है और सबको सेम करंट जाएगा। जिसका पावर रेटिंग कम है उसको भी करंट जाएगा ज़्यादा, और जिसका कम है उसको भी ज़्यादा करंट जाएगा, या फिर जिनका ज़्यादा रेटिंग है उनको कम करंट जाएगा, या फिर अलग करंट जाएगा। मतलब सबको सेम करंट नहीं जाता है, सबको सेम करंट जाएगा। ठीक है, सेम करंट जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना भाई। जैसे हमारे घर में छोटा सा बल्ब है जिसको करंट कम चाहिए एक्चुअली, बस सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा, डैमेज हो जाएगा, फूट जाएगा, क्योंकि ज़्यादा करंट उनको जा रहा है। तो सीरीज का ये डिसएडवांटेज एक तरह से। सीरीज का ये भी एडवांटेज है कि एक स्विच ऑफ करोगे सारा ऑफ हो जाएगा एक साथ, बट पैरेलल में क्या होता है, एक स्विच ऑफ करोगे तो वही अप्लायंसेस ऑफ होगा। तो कुछ ऐसा होता है पैरेलल सीरीज वाला। चलो पहले पढ़ते हैं रेजिस्टेंसेस इन सीरीज। तो हम लोग पढ़ने वाले पहले कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, रजिस्टर्स जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है। चलो पहला कॉम्बिनेशन है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ लेते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। ठीक है, सीरीज में रेजिस्टेंस एक के बाद एक, पॉइंट बाय पॉइंट कनेक्ट होता है, एक के बाद एक कनेक्ट होते हैं। ये हमारे बैटरी से मैंने कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे की हो गया, मेरा सर्किट मेरा कंप्लीट हो गया, मैंने करंट पास कर दिया, करंट जाता है प्लस से माइनस। ठीक है, मेरा की हो गया, ये मेरा बैटरी हो गया, मैंने ई ले लिया, फिर वी ले लो, वोल्टेज यहाँ पे। ठीक है, सीरीज का वोल्टेज तो वी एस लिख दिया। ये मेरा पहला रेजिस्टेंस हो गया, ये दूसरा रेजिस्टेंस हो गया, ये तीसरा रेजिस्टेंस हो गया। सब लोग अलग अलग पॉइंट के बीच में कनेक्ट है, तो अलग अलग पॉइंट के बीच में कनेक्ट होते हैं सीरीज में, ऐसे पहचानोगे। यहाँ पे वोल्टेज मैंने V1 ले लिया, वोल्टेज V2 हो गया, यहाँ वोल्टेज V3 हो गया। याद रखो सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज अलग अलग होता है, क्योंकि सारे रेजिस्टेंस अलग अलग पॉइंट के बीच में कनेक्ट है, तो वोल्टेज भी अलग होगा। मैंने मान लिया यहाँ पे करंट I फ्लो हो रहा है, यहाँ से I निकल रहा है, करंट सब में सेम जाएगा क्योंकि एक ही पाथ है ना,
तो करंट सब में सेम होगा। तो याद रखना सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या होता है, हर एक रेजिस्टेंस में सेम होता है, और वोल्टेज हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस में क्या होता है, डिफरेंट। ये आप लोग याद रखना। आपको सबसे पहले स्टेटमेंट लिखना है, लेट रेजिस्टेंस R1 R2 R3 बी आर कनेक्टेड इन सीरीज, ओके, एंड V1 V2 V3 विद द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 R2 एंड R3, ओके। तो यहाँ पे टोटल वोल्टेज क्या हो जाएगा सर्किट में, टोटल वोल्टेज और टोटल पीडी लिख दो, पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सर्किट विल बी V1 प्लस V2 प्लस V3, सिंबॉलिकली ऐसा लिख सकते हैं VS इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, VS मतलब टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। इक्वेशन 1 ले लो, बाय ओम्स लॉ ये बोलता है कि V इक्वल टू आई आर होता है, तो वैसे ही VS इक्वल टू IRS लिख देता हूँ। वैसे ही मैं V1 को लिख सकता हूँ सिमिलरली VIR1, वैसे ही मैं V2 को लिख सकता हूँ VIR2, वैसे ही V3 को लिख सकता हूँ VIR3, ठीक है। ये पूरा मिला के मेरा इक्वेशन 2 हो गया। बाय इक्वेशन 1 इन 2, जहाँ पे आपको V1 जहाँ VS लिख रहा है वहाँ पे दिख रहा है, वहाँ पे IRS लिख दो, जहाँ V1 दिख रहा है आपको वहाँ पे IR1 लिख दो, जहाँ पे V2 आपको दिख रहा है IR2 लिख दो, और जहाँ V3 दिख रहा है वहाँ पे IR3 लिख दो। तो आपका कुछ ऐसा बन जाएगा इक्वेशन, IRS इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, ठीक है। यहाँ पे I कॉमन ले लेते, यहाँ से I कॉमन ले लिया मैंने, R1 प्लस R2 प्लस R3 मुझे मिल गया, I कैंसिल कर दिया तो मुझे RS का वैल्यू मिल गया R1 प्लस R2 प्लस R3। इसका मतलब ये हुआ कि जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इसको इफेक्टिव रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, टोटल रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। तो जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन का होगा वो क्या होगा, तो सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो द इफेक्टिव रेजिस्टेंस in the series combination is equal to the sum of individual resistances। एक चीज आप याद रखना कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इफेक्टिव होगा वो हमेशा ज्यादा होगा इंडिविजुअल से, वो हमेशा ज्यादा होगा इंडिविजुअल से, कभी भी कम नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका काम ही होता है रेजिस्टेंस को बढ़ाना। सीरीज का काम होता है क्या, टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस, याद रखना, इसलिए सीरीज में कनेक्ट करते हैं। एमसीक्यू में भी पूछा था, इसका काम ही होता है टू इंक्रीज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस। अब ये कैसे, देखो मैं एक एग्जांपल करके बता रहा हूं आपको। फॉर एग्जांपल R1 का वैल्यू आपको दिया है 2 ओहम, ठीक है। R2 का वैल्यू सपोज आपको दिया है 4 ओहम, और R3 का वैल्यू आपको दिया है सपोज 6 ओम, ठीक है। अब पूछा है RS, तो RS कितना आएगा आपका 2 प्लस, फॉर्मूला क्या होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा 2 प्लस 4 प्लस 6, आपका आंसर आ जाएगा 12 ओम। मतलब RS का वैल्यू 12 आया। देखो ना RS का वैल्यू ज्यादा आ रहा है ना R1 से भी, R1 कितना है 2 है ना, वैसे RS R2 से भी ज्यादा आ रहा है, RS R3 से भी ज्यादा आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो सीरीज का होता है वो इंडिविजुअल से भी ज्यादा होता है, इसका मतलब बढ़ रहा है रेजिस्टेंस यहाँ पे ना, इसलिए सीरीज को हम लोग यूज करते हैं टू इंक्रीज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन द सर्किट। समझ में आ गया। वही जब आपका पैरेलल हो गया ना, उसमें इंडिविजुअल रेजिस्टेंस जो आएगा ना, सॉरी जो उसमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा इंडिविजुअल से कम होगा, इसलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन करंट रेजिस्टेंस को कम करने के लिए यूज करते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में वो डिस्कस करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन का। तब तक मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, मैं बहुत ही जल्दी अपलोड करने वाला हूँ। आई होप आपको आज का वीडियो, आपको सारा टॉपिक आज का समझ में आया होगा। इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे मेरा नेक्स्ट वीडियो में, आप उसमें देख लेना। नेक्स्ट वीडियो में सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के न्यूमेरिकल्स भी आपको करवाऊंगा, ओके। साथ में इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे फाइंड करते, लाइट बिल एक्चुअली जो हमारे घर पे आता है वो कैसे फाइंड करते हैं वो भी हम सीखेंगे, इलेक्ट्रिकल कॉस्ट फाइंड करना सीखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा, मे गॉड ब्लेस यू। अपना ख्याल रखिए, बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन करते रहिए।